जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का शानदार प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? प्रश्न पूछा गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना। शब्द होगा, ध्वनि होगा, पद होगा या फिर वाक्य होगा। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो हो जाएगा वो ध्वनि हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, प्रश्न इस प्रकार बने, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब आप ध्वनि लगा करके आएंगे। और जब आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या पूछा जाए? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब आप वर्ण लगा करके आएंगे। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? खा है, था है, चा है या फिर फा है? तो आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहिए। बात करें अल्प प्राण व्यंजन की, तो आप सभी को पता होगा वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है ये अल्प प्राण होता है। तो यहां पर आप लोग अगर देखेंगे तो जो चा है ये वर्ग का पहला अक्षर है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में अल्प प्राण कितने होते हैं, तब आप 31 लगा करके आएंगे। जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा, जो चा वर्ग का जो अक्षर आता है वो सभी क्या होते हैं? तो वो सभी क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तालु वर्ग से होते हैं। किससे होते हैं? तालु से होते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है, राइट आंसर हो जाएगा चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा तालु हो जाएगा। मूर्धा की बात करें तो टा वर्ग के सभी अक्षर आते हैं। दंत की बात करें तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ता वर्ग के सभी आते हैं। और होठ की बात करें तो पा वर्ग हो जाएगा। कंठ की बात करें तो का खागा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? आप लोग होगा, तुम लोग होगा, हम होगा या फिर यह लोग होगा? तो मध्यम पुरुष तू का जो सही बहुवचन हो जाएगा तुम लोग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट है, जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए प्रश्न वही ढूंढ करके लाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। अधि होगा, अध होगा, अत होगा या फिर अध होगा? बात करें अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन अधि का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष में उपसर्ग हो जाएगा अधि। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी होगा, धानी होगा, ई होगा या फिर आनी होगा? बात करें सावधानी की तो सावधान, इसका जो मूल शब्द क्या हो जाएगा? सावधान। सावधान में ई प्रत्यय लगा करके इसको सावधानी बना दिया गया है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने किया है ई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? आपको द्रववाचक संज्ञा का चयन करना है। खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड? तो यहां पर जो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो जिसने भी दूध थर्ड ऑप्शन का चयन किया है उसका 1 नंबर जरूर यहां से ऐड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा? तो दूध हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में समास बताइए। पंचवटी शब्द में समास बताइए। बहुवीर समास होगा, क्रमधारय होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु समास होगा? बात करें पंचवटी की तो यहां पर जो समास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। जहां पर भी संख्यावाची होता है, आपको मैंने बताया, वहां पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे रात और दिन होगा, क्या हो गया? रात दिन, योजक चिन्ह भी लगे होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा।
क्रमधारय समास की बात करें तो विशेषण और विशेष का संबंध होता है। बहुवीर समास की बात करें तो कोई तीसरा पद प्रधान होता है, किसी भगवान जी का नाम होता है। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो हथनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने किया सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा या फिर आभार? तो दया, दया आ गई, माया आ गई, भाषा बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर जो आभार हो जाएगा ये पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा? तो आभार हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने किया है राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। कम से कम आपके 7 प्रश्न जरूर सही होने चाहिए 10 में से। अगला प्रश्न है, जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम क्या होगा? सरल, कठिन, कुटिल या फिर टेढ़ा? तो जटिल का विलोम की बात करें तो सरल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट है। जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। अगला प्रश्न है, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा बताइए। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा बताइए। कलेजी पर सांप लौटना, कलेजी पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह को आना। तो भयभीत होना के लिए जो सही मुहावरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कलेजा धक धक करना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। कलेजा धक धक करना भयभीत होना के लिए सही मुहावरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या होगा? पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना, बंधन रहित होना या फिर इधर उधर भागना। तो आगे नाथ न पीछे पगहा का जो अर्थ हो जाएगा, बंधन रहित होना हो जाएगा। बंधन रहित होना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ बताइए। कठोर तप करना, साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो अग्नि परीक्षा देना का जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कठिन परिस्थिति में पड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि परीक्षा देना का अर्थ जो हो जाएगा, कठिन परिस्थिति में पड़ना। जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप लोगों इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टस से मस ना होना। टस से मस ना होना का अर्थ बताइए। कठोर हृदय वाला, अनुनय विनय से ना पसीजना, धैर्य पूर्वक सहर करना या जगह न बदलना। तो टस से मस ना होना, इसका जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जगह ना बदलना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। टस से मस ना होना, जगह ना बदलना। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का चयन आपको करना है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। परस्पर होगा, लोटा होगा, पाठ होगा, भजन होगा। तो इस प्रकार आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें। आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताएं। निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन करें। तो देशज जो हो जाएगा, लोटा हो जाएगा। जिसने भी यहाँ पर लोटा का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट है। लोटा जो दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन राइट है। बात करें देशज शब्द के जो है भाषा का चयन किया जाता है जो, तो लोटा हो जाएगा देशज। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो डिबिया हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा, पगड़ी हो जाएगा, चिड़िया, जूता, इस प्रकार फुनगी हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें देशज भाषा के शब्द की तो सरल शब्दों में अगर हम बात करें, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो और लेकिन भाषा में उनका प्रचलन भरपूर हो, देशज शब्द कहलाते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए हमने बताया ही, लोटा, कटोरा, ढोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, चिड़िया, जूता, तेंदुआ, फुनगी। इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहें। निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन करें। फिर आपको देशज बताना है। प्रतिष्ठित होगा, प्रतिष्ठित होगा, भजन होगा, पेय होगा या फिर पाठक होगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहें। निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन करें तो यहां पर भजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भजन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट है। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में विदेशज भाषा का चयन करें। विदेशज भाषा का चयन करना है। मद होगा, पूज्य होगा, प्रवाह होगा, कनिष्ठ होगा। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहें। निम्न शब्दों में विदेशज भाषा का जो शब्द हो जाएगा वो प्रवाह हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट है। निम्न शब्दों में विदेशज भाषा का चयन करें तो प्रवाह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा?
शीशा, शीर्ष, सिरा या फिर शीर्षक। तो शीर्ष का जो तत्सम हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट है, शीर्ष का जो तत्सम हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव होगा या फिर क्रमधारय होगा? तो नीलांबर शब्द की बात करें तो यहां पर क्रमधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रमधारय समास हो जाएगा। नीलांबर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो क्रमधारय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? तो जो है बात करें हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या की तो 9 हो जाएगा। कितना? 9 हो जाएगा, राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है किस रस का स्थायी भाव? शांत रस होगा, करुण होगा, हास्य होगा या फिर वीर रस होगा? बात करें शोक की तो ये जो किसका स्थायी भाव है तो करुण रस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार का कई बार हमने आपको बताया उत्साह, शोक, हास्य या फिर रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा रति हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा रति हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा? रौद्र रस होगा, श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा या फिर वीर रस होगा? तो सर्वश्रेष्ठ रस की बात करूं तो श्रृंगार रस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट है। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा हो जाएगा? तो श्रृंगार रस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस? तो रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किस रस को जो है रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के जो है अनुसार रसों की संख्या कितनी? दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही हो तो प्लीज आप लोग मैनेज जरूर करिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या की बात करें तो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा या फिर 11 होगा? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर राइट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहां कौन सा अलंकार होगा? जब भी बात आए उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाने की तो आप लोग ध्यान रखिएगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जब भी मनमानो जनजानो शब्द आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडूला, पीपर पात सरिस मंडूला में मन क्या है? तो पीपर पात सरिस मंडूला में मन क्या है? तो ध्यान रखिएगा उपमेय है। क्या है? मन जो है ये उपमेय है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी व 3 बेर खाती में अलंकार आपको बताना। तो इसको हमने कई बार करा चुके हैं हम, इसका आप लोग आंसर जरूर आप सभी को पता होगा। 3 बेर खाती थी व 3 बेर खाती में अलंकार जो हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यमक अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न आपको परिभाषा के रूप में पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट है। दोस्तों आज जो है 30 प्रश्न ही थे। कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न ही थे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे। कम से कम आपके 25 प्रश्न जरूर सही होने चाहिए अगर आपकी तैयारी हाई लेवल की। अगर कम आपकी तैयारी अभी अच्छी तरीके से नहीं कंप्लीट हो पा रहे तो आप लोग मेहनत बहुत करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय आपके लिए बचा हुआ है। तो आप लोग निरंतर अपनी तैयारी को उधार देते रहें, सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। दोस्तों अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।